जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। एक बार पुनः आप सभी दोस्तों का स्वागत है ऑनलाइन इंस्टीट्यूट जीतू जी क्लासेस पर। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे दोस्तों वनपाल वनरक्षक के मॉडल टेस्ट पेपर के बारे में। और यहाँ पर आपको हमेशा की भांति पूरा जो पेपर हैं देखने को मिलने वाला है। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे टोटल 100 क्वेश्चनों की। और ये 100 क्वेश्चन आपके 100 अंकों के क्वेश्चन है भाई। कितने आपको एग्जाम में 100 नंबर का पेपर देखने को मिलेगा और 100 क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे। आज से पहले जितने भी वनपाल हो या फिर वन रक्षक दोनों के जो भी पेपर बने हैं आज से पहले, उसमें आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलते थे। लेकिन अभी पैटर्न चेंज कर दिया है गवर्नमेंट ने, जिसके अकॉर्डिंग आपको 50 की जगह 100 क्वेश्चन एग्जाम में जो है आने वाले हैं। तो आपकी तैयारी किस प्रकार से है उसको परखें जाने, क्योंकि एग्जाम अभी बहुत ही नज़दीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपके यहाँ पर, रानी पद्मिनी ने 1600 रानियों के साथ मेवाड़ का पहला दौर किया था कब भाई? 1301 में, 1303, 1306, 1308 में कब किया था? तो बात करेंगे दोस्तों 1303 की। ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस क्वेश्चन का राइट होगा। ऑप्शन नंबर 2 1303 में कितनी रानियों के साथ? 1600 रानियों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन से दुर्ग में राजस्थान की 16वीं सदी की सबसे शक्तिशाली तोप गर्भ गुंजन रखी हुई है? बताएं भाई। गर्भ गुंजन जो ये तोप का नाम है, गर्भ गुंजन तोप का नाम है, ये किस किले में रखी गई है जो 16वीं सदी की सबसे शक्तिशाली तोपों में से एक है? बताएं भाई। तो दोस्तों बात करेंगे तारागढ़ अजमेर, तारागढ़ बूंदी, नाहरगढ़ या फिर जयगढ़। तो बात करेंगे तारागढ़ बूंदी की भाई। तारागढ़ बूंदी में है जो ये तोप रखी हुई है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस क्वेश्चन का राइट है। ऑप्शन नंबर 2। टोटल 100 क्वेश्चनों में से आप कितने क्वेश्चन राइट कर पाते हैं ये वीडियो पूरा होने के बाद कमेंट करें। और कमेंट नहीं करें तो अपने आप में तो देखें कि भाई मैंने इतने क्वेश्चन है जो यहाँ पर राइट किया। 1-2 क्वेश्चन कुछ ऐसे क्वेश्चन है आपको देखते ही आते हैं कि भाई हाँ ये मेरे को आता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पेपर आपका सरल है, ठीक है ना। 2-4 क्वेश्चन से कोई पेपर सरल नहीं बनता है और 2-4 क्वेश्चन हार्ड होने से कोई पेपर हार्ड नहीं बनता है। निम्न में से कहां से सर्वाधिक गुप्तकालीन सिक्के मिले हैं? बताएं भाई, कहां से सर्वाधिक गुप्तकालीन सिक्के हैं जो मिले हैं? श्रीपंत, रेड, दर या 9? बताएं भाई। देखें फिर बात करते हैं अपन। देखें सर्वाधिक जो गुप्तकालीन सिक्के हैं दोस्तों ये मिले हैं आपके बयाना से। कहाँ से मिले भाई? बयाना से। तो यहाँ पर बयाना आपके ऑप्शन में नहीं है, हाँ है भाई, लेकिन इस बयाना को दोस्तों प्राचीन काल में इसको श्रीपंत के नाम से जाना जाता था। श्रीपंत, बयाना का नाम ही श्रीपंत था। और गुप्तकालीन के सारे जो सिक्के सर्वाधिक जो गुप्तकालीन सिक्के मिले हैं ये मिले बयाना भरतपुर से। तो इसका जो प्राचीन नाम था वो था श्रीपंत। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 नंबर का ऑप्शन यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है भाई। राजस्थान में जोधपुरा नामक सभ्यता कौन से जिले में है? बताएं भाई। राजस्थान में जोधपुरा नामक जो सभ्यता स्थल है ये कौन से जिले में है भाई? जोधपुर में, जयपुर में, बीकानेर में या फिर अजमेर में? बताएं भाई। कमेंट करें सभी बच्चे और अपने साथियों को शेयर करें वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जो बच्चे यहाँ पर पहली बार विजिट कर रहे हैं इस चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि अपना टारगेट अभी तो है भाई वनपाल वाला। देखिए वनपाल वन रक्षक का जो टारगेट है ये पूरा हो जाएगा इन दोनों का जो एग्ज़ाम, उसके बाद में हम जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके भी मॉडल पेपर आपके लिए लेकर आएंगे। और राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आने से पहले आपको जो किस प्रकार से पढ़ना है, किस प्रकार से एग्ज़ाम जो पैटर्न होगा, ये तमाम तरह की जानकारी अभी आपको इस चैनल पर टाइम पर मिलती रहेगी। और आप चाहे तो हमारा टेलीग्राम चैनल है जीतू जी क्लासेस के नाम से, जिसका लिंक है जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं हर प्रकार की एग्जाम संबंधित अपडेट पाने के लिए। तो दोस्तों बात करते हैं जोधपुरा नामक जो सभ्यता स्थल है ये है आपके भाई जयपुर में है। कहाँ पर है भाई? जयपुर डिस्ट्रिक्ट में ये सभ्यता स्थल आता है। जोधपुर में नहीं है। कोई बच्चे जोधपुर समझ लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये जयपुर का जो है सभ्यता स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करें, राजस्थान में मौकड़ी अर्थात लाख की जो चूड़ी है ये कहाँ की प्रसिद्ध है?
मोखड़ी जिसका नाम है मोखड़ी, आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। लाख की चूड़ियाँ, और उसमें है ना आपको जो मतलब कुछ एक ऐसा होगा जैसे असंगत में भी आ सकता है, संगत में भी आ सकता है। जैसे 3 ऑप्शन आपको अलग दे दिया और एक आपको ये मोखड़ी, तो ये इससे संबंधित है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बताएं भाई, राजस्थान में मोखड़ी अर्थात लाख की जो चूड़ी है ये कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर, जोधपुर, अजमेर या फिर जयपुर की? तो बात करेंगे दोस्तों जोधपुर की। जो राजस्थान में ये मोखड़ी जो लाख की चूड़ियाँ हैं ये जोधपुर की प्रसिद्ध है भाई। कहाँ की है भाई? जोधपुर की है जो ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में मेहंदी प्रसिद्ध है। तो दोस्तों राजस्थान में मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध है? पुष्कर की नहीं है भाई, ब्यावर की नहीं है, सोजत की जो मेहंदी है दोस्तों ये पूरे राजस्थान में फेमस है भाई, प्रसिद्ध है सोजत की मेहंदी। सोजत कहाँ पर है आपका? तो सोजत है दोस्तों यहाँ पर पाली में भाई। कहाँ पर है? पाली डिस्ट्रिक्ट का ये क्षेत्र है। बात करते हैं नया मकान। दोस्तों नया मकान बनाने के बाद उद्घाटन करना क्या कहलाता है? जब आप नया मकान बनाते हो उसका उद्घाटन करते हो ना, गृह प्रवेश वगैरह, वो उसको क्या कहा जाता है? नागला, खाजरू, ताजा करना या सौथान? तो बात करेंगे दोस्तों नागला की, नागल की, है ना, नागल। यानी कि नया मकान बनाने के बाद उसका जो उद्घाटन जो होता है उसको नागल कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है भाई? नागल। नागल है जो उसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। राजस्थान में सांवलिया जी का मेला लगता है। दोस्तों राजस्थान में सांवलिया जी का मेला कहां पर लगता है? देखें, मंडफिया, सारभुजा, दरीबा, फतेहपुर। बताएं भाई, सांवलिया जी का जो मेला है दोस्तों ये लगता है मंडफिया में। कहां पर लगता है भाई? मंडफिया में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा राइट है? ऑप्शन नंबर 1 नंबर का जो ऑप्शन है ये इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से असंगत है। दोस्तों निम्न में से असंगत यहां पर क्या है वो आपको बताना है। देखिए, आका तीज वैशाख शुक्ल तृतीया बिल्कुल राइट है दोस्तों। आका तीज है जो ये वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाया जो आता है। छोटी तीज की बात करें तो श्रावण शुक्ल तृतीया बिल्कुल राइट है। सातुड़ी तीज है ये भाद्रपद शुक्ल तृतीया, बिल्कुल ये राइट नहीं है भाई सातुड़ी तीज। गणगौर की बात करें तो चैत्र शुक्ल तृतीया। तो ऑप्शन नंबर 4 भी राइट है। तो आप बात करेंगे यहाँ पर असंगत की, तो दोस्तों असंगत की बात करते हैं अपन। ऑप्शन नंबर 3 है जो यहाँ पर असंगत है भाई। ऑप्शन नंबर 3 असंगत है। भारत व उत्तरी भारत में कर्मज भक्ति आंदोलन का जनक है। देखिए, भारत व उत्तरी भारत में दोस्तों जो भक्ति आंदोलन है, भक्ति आंदोलन इनके जनक हैं भाई। तो इनके जनक कौन है? रामानंद व शंकराचार्य। देखें, रामानंद व शंकराचार्य की अगर बात करें तो रामानंद तो भाई हैं बिल्कुल, लेकिन शंकराचार्य इसमें नहीं है। रामानुजनाचार्य बिल्कुल है और रामानंद है भाई। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर राइट होगा। रामानुजाचार्य और रामानंद ये दोनों हैं जो भारत और उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन के जनक हैं भाई। रामानुजाचार्य और रामानंद। ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस क्वेश्चन का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो निम्न में से कौन से संतों के गुरु रामानंद थे? बताएं भाई, कौन से संतों के गुरु रामानंद थे? देखिए, जाम्बोजी के नहीं थे, जसनाथ जी के नहीं थे, मीराबाई के नहीं थे भाई, दादू दयाल के नहीं थे, धन्ना और पीपा इनके जो गुरु जी थे भाई, गुरु वो थे रामानंद, गुरु रामानंद। ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। वह लोक देवी जिसके मंदिर में, दोस्तों वह लोक देवी जिसके मंदिर में दीपक की ज्योति से केसर टपकती हैं। बताएं भाई, कमेंट करें सभी बच्चे। वह लोक देवी जिसके मंदिर में दीपक की ज्योति से केसर टपकती हैं, बताएं भाई। तो दोस्तों बात करेंगे अपन आई माता, बात करेंगे आई माता। और आई माता का जो मंदिर है दोस्तों ये है आपका बिलाड़ा। और बिलाड़ा कहां पर है भाई? बिलाड़ा है दोस्तों जोधपुर में। कहां पर है भाई? जोधपुर के बिलाड़ा में आई माता का मंदिर है, जहां पर है जो यहाँ पर इस मंदिर में दीपक की ज्योति से जो है केसर टपकती है भाई, आई माता के मंदिर में। गोगा जी का जन्म नौहर में हुआ? नहीं भाई, गोगा जी का जन्म नौहर में नहीं हुआ था। तो कहां पर हुआ? तो गोगा जी का जन्म हुआ दोस्तों ददरेवा। और ये ददरेवा कहां पर है दोस्तों? तो ददरेवा है आपका यहाँ पर चूरू डिस्ट्रिक्ट में। ददरेवा में
मतलब गोगा जी का जन्म हुआ और चौहान वंश के ये जो शासक थे जिसका नाम था दोस्तों जैबर जी, जिसको जैबर जी को मतलब जैबर सिंह के नाम से भी जानते हैं। और इनकी जो पत्नी थी, उन पत्नी का नाम था बांचल। बांचल क्या नाम था भाई? बांचल। बांचल का जो है इन भाई देखें जैवर सिंह की पत्नी थी बांचल कंवर, और ये इनके गोगा जी के पिताजी और ये है इनकी माता जी का नाम। फिर देखिए बात करें कि गोगा जी का जो जन्म है स्थान के बारे में हमने यहाँ पर देखा इसमें, लेकिन हुआ कब था? तो देखिए बात करें अपन, देखो भादो सुदी नवमी को। कब हुआ भाई? नवमी को इनका जो जन्म हुआ था यहाँ पर। नेक्स्ट एक मिनट देखें, इनसे नागों के राजा जो हैं तक्षक ने माफी मांगी थी, तो बिल्कुल राइट है दोस्तों। गोगा जी का मुस्लिम पुजारी साहिल कहलाता था, ये भी राइट है। गोगा जी की ओल्डी सांचौर में, ये भी राइट है। तो पहला ऑप्शन है जो वो असत्य ऑप्शन है, जो ऑप्शन नंबर 1 था भाई, ऑप्शन नंबर 1। निम्न में किसने टॉड मारवाड़ का अणबिंदिया मोती वो मारवाड़ का उद्धारक कहा है? बताएं भाई, निम्न में से किसको टॉड ने, देखें निम्न में से किसे टॉड ने मारवाड़ का अणबिंदिया मोती और मारवाड़ का उद्धारक कहा है भाई? बताएं, मालदेव, उदय सिंह, गज सिंह या दुर्गादास? बात करेंगे दोस्तों दुर्गादास की। तो कर्नल टॉड ने भाई, किसने? कर्नल जेम्स टॉड ने, जेम्स टॉड ने है जो अणबिंदिया यानी मारवाड़ का अणबिंदिया मोती और मारवाड़ का उद्धारक है जो दुर्गादास को बताया भाई। किसको बताया? दुर्गादास को। किसने बताया? तो कर्नल जेम्स टॉड ने, कर्नल जेम्स टॉड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करें तो राजस्थान में पहली बार क्रांति तो नसीराबाद में हुई, लेकिन राजस्थान में दूसरी बार क्रांति कहाँ पर हुई? बताएं भाई। राजस्थान में पहली बार तो क्रांति नसीराबाद में हुई, ये तो भाई ठीक है, लेकिन दूसरी बार है जो क्रांति कहाँ पर हुई? तो दोस्तों दूसरी बार जो क्रांति हुई वो हुई थी भरतपुर में। कहाँ पर हुई भाई? भरतपुर में हुई थी। निम्न सूची में से उन नेताओं को सुनिए जिन्होंने बिजोलिया आंदोलन में भाग लिया था, जिन्होंने बिजोलिया आंदोलन में भाग लिया था। बताएं भाई। देखें, साधु सीताराम दास ने बिल्कुल भाग लिया था, विजय सिंह ने भाग लिया था, माणिक्यलाल वर्मा जो थे ये माणिक्यलाल इन्होंने भी भाग लिया था, लेकिन नारायण जी ने भाग नहीं लिया था भाई। नारायण जी ने यहाँ पर भाग नहीं लिया। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो देखें इसमें ऑप्शन ऐसे आएंगे आपको, मैंने यहाँ पर नहीं डाले हैं। तो जैसे 1, 2 और 3 होगा, जैसे दूसरे में होगा आपका 1 व 2, ऐसे इस प्रकार से जिसमें सभी हो जाएंगे, ठीक है ऐसे। तो आपका ये ऑप्शन है जो इस प्रकार से वो राइट है, साधु सीताराम दास, विजय सिंह और माणिक्यलाल वर्मा। निम्न में से कौन से प्रजामंडल के दौरान 1946 में बीरबल दिवस मनाया गया? बताएं भाई। कौन से प्रजामंडल में बीरबल दिवस मनाया गया? तो दोस्तों बात करेंगे अपन यहाँ पर, देखें दे नहीं रखा यहाँ पर, तो बीकानेर की बात करेंगे भाई। बीकानेर में है जो दोस्तों बीरबल दिवस मनाया गया। कहाँ पर भाई? बीकानेर में। ये बीरबल नामक एक क्रांतिकारी थे जो बीकानेर में क्या हुए थे? शहीद हुए थे भाई। जो ये बीकानेर में शहीद हुए थे इनका जो है ये मनाया गया शहीद दिवस। कब मनाया गया? तो 1946 में। कहाँ पर? तो आप बात करेंगे बीकानेर की। कहाँ पर मनाया भाई? बीकानेर में मनाया। कौन से प्रजामंडल में अंग्रेजों द्वारा की गई लाठीचार्ज का उल्लेख गांधी ने अपने समाचार पत्र में किया था? बताएं भाई। कौन से प्रजामंडल में अंग्रेजों द्वारा की गई लाठीचार्ज का उल्लेख गांधी ने अपने समाचार पत्र में किया था? तो बात करेंगे दोस्तों सिरोही। क्या बात करेंगे भाई? सिरोही जो प्रजामंडल। ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस क्वेश्चन का राइट है भाई, सिरोही प्रजामंडल।
एकीकरण के दौरान राजस्थान में कुल कितनी रियासतें व ठिकाने थे? एकीकरण के दौरान राजस्थान में कुल कितनी रियासतें व ठिकाने थे? तो बात करते हैं दोस्तों 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे भाई। कितनी रियासतें? रियासतें तो थी 19 और ठिकाने थे आपके 3, 19 अथवा 3। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एकीकरण के दौरान मेवाड़ कौन से शरण के दौरान राजस्थान में शामिल हुआ? बताएं भाई। एकीकरण के समय मेवाड़ कौन से शरण के दौरान राजस्थान में शामिल हुआ? कमेंट करें सभी बच्चे, बताएं। प्रथम में नहीं भाई, द्वितीय नहीं, तो तृतीय की बात यहां पर करते हैं। तृतीय शरण में है जो ये एकीकरण के दौरान शामिल हुआ था। सुम्पा नामक आभूषण पहना जाता है? बताएं भाई। सुम्पा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो बात करते हैं दोस्तों दांत में, ये जो ये पहना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस क्वेश्चन का राइट है, दांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है तलवार की धार पर नाचना। देखें, तलवार की धार पर नाचना, कांच के टुकड़ों पर नाचना, जमीन से मुंह से रुमाल उठाना किस नृत्य की विशेषता है? बताएं भाई। सक्रिया, भवाई, बागड़िया या फिर कच्ची घोड़ी? तो दोस्तों ये तमाम तरह की जो विशेषता है ये आपको भवाई नृत्य में देखने को मिलती है। किसमें भाई? भवाई नृत्य। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर राइट है, भवाई नृत्य। जयपुर में राम प्रकाश नाट्यशाला की स्थापना किसने की थी? बताएं भाई। जयपुर में राम प्रकाश नाट्यशाला की स्थापना किसने की थी? राम सिंह द्वितीय। बिल्कुल दोस्तों, पहला ही ऑप्शन हमारा यहां पर राइट है, राम सिंह द्वितीय ने। निम्नलिखित लेखकों में कौन ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक हैं? बताएं भाई। ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक कौन हैं? बताएं भाई, कमेंट करें। तो बात करेंगे दोस्तों रीमा हुजा। रीमा हुजा ये हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के जो है लेखक है भाई, रीमा हुजा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मेवाड़ के मंगरा क्षेत्र में भीलों के कालाजी हैं? बताएं भाई। मेवाड़ के मंगरा क्षेत्र में भीलों के कालाजी हैं? तो दोस्तों बात करते हैं केसरिया नाथ जी। कौन है भाई? केसरिया नाथ जी, जो भीलों के है, जो कालाजी के नाम से प्रसिद्ध है, केसरिया नाथ जी। राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, बताएं भाई। अजमेर नहीं है भाई, तो टोंक बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर 2। टोंक को है जो को आपके नवाबों की नगरी के नाम से जाना जाता है, कि नाम से जो है जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। राजस्थान में सौर वेधशाला स्थित है? बताएं भाई। राजस्थान में जो सौर वेधशाला कहां पर स्थित है? जयपुर में नहीं है, उदयपुर में। बिल्कुल राइट है दोस्तों, उदयपुर। ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। आप भी साथ में कमेंट करते जाइए, वीडियो को शेयर करते जाइए और लाइक कर दीजिए। जिन्होंने लाइक अभी तक नहीं किया वो लाइक करें। भीलों की भाषा में ढेपाना, भीलों की भाषा में ढेपाना क्या है? बताएं भाई। कुर्ता नहीं है, तंग धोती? तो दोस्तों बिल्कुल राइट है भाई। भीलों की जो भाषा है उसमें ढेपाना, जो ढेपाना है वो है तंग धोती। क्या भाई? तंग धोती। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारंगी का सुल्तान कहा जाता है? तो दोस्तों सारंगी का सुल्तान किसको कहा जाता है? बताएं भाई। जगदीश सिंह को नहीं कहा जाता भाई, सुल्तान खां बिल्कुल राइट है दोस्तों। सारंगी का जो सुल्तान है सुल्तान खां को कहा जाता है, सारंगी का सुल्तान। सारंगी का सुल्तान, तो आप बात करेंगे सुल्तान खां, सीधी। ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। सागवान कौन सा है? तो भाई राजस्थान का सागवान कौन सा वृक्ष है? तो दोस्तों बात करेंगे रोइडा। रोइडा है जो राजस्थान का सागवान है, राजस्थान का सागवान। तो बात करेंगे रोइडा। रोइडा का जो वानस्पतिक नाम है दोस्तों वो है टिक्को मेला अंडुलेटा, ये है जो इसका वानस्पतिक नाम है, टिकोमेला अंडुलेटा। किसका भाई? रोइडा का, जो राजस्थान का सागवान है भाई, राजस्थान का सागवान। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो राजस्थान का उत्तर से दक्षिण, पहले तो ये देखें, ये तो है आपका उत्तर
और ये है दक्षिण, और ये है पूर्व, और ये है पश्चिम। ये है एरिया, ठीक है। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम विस्तार क्रमश कितना है, बताएं भाई, कमेंट करें कौन सा ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन होगा। तो बात करेंगे दोस्तों इसमें जो पहले देखें उत्तर से दक्षिण की अगर बात करें, उत्तर से दक्षिण है जो विस्तार है वो 826, कितना है भाई 826। और फिर बात करते हैं देखिए पूर्व से पश्चिम, तो पूर्व से पश्चिम की अगर बात करेंगे तो वो है 869। तो ये तो है, ये पूर्व से पश्चिम का तो है ये वाला, और उत्तर से दक्षिण की बात करें तो ये वाला है 826। तो ऑप्शन नंबर कौन सा अपना राइट होगा, देखें इसमें नहीं, ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन भाई। राजस्थान के भौतिक स्वरूप के संबंध में कौन सा जो कथन है सत्य है, बताएं भाई। जो सत्य कथन है वही बताना है आपको। देखें बात करेंगे दोस्तों हाड़ौती पठार पश्चिमी उत्तर में मुख्य सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकित है, बिल्कुल नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है। 25वीं रेतीले मैदान का 41.50% क्षेत्र बालू का स्फूट मुक्त प्रदेश है, तो बिल्कुल है भाई, राइट बात है ये। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी वृहद मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, तो बिल्कुल राइट है। अरावली पर्वतमाला में अवशिष्ट पर्वतों के रूप में उपलब्ध है, तो बिल्कुल है। तो अपने देखे 2, 3 और 4 नंबर यहाँ पर राइट हैं, लेकिन 1 नंबर है जो ये राइट यहाँ पर नहीं है। 1, 2, 3 राइट नहीं भाई, 1, 3 नहीं, 2, 3, 4, 2, 3, 4 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्फूट मुक्त है, बताएं भाई। बात करेंगे दोस्तों फलोदी जो पोखरण है ये वाला एरिया, फलोदी आपके जोधपुर में है, और पोखरण की बात करें तो ये है भी जैसलमेर, कहाँ है जैसलमेर, और फलोदी की बात करती है क्षेत्र जोधपुर में। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर राइट होगा, फलोदी पोखरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ौती का पठार में सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन को पूरा पढ़े उसके बाद में आप उस गोले में यानी कि ऑप्शन को लगाए, ठीक है। जो नहीं है और है फर्क देख लेंगे, फिर बाद में कहेंगे भैया अरे यार ये तो आता था लेकिन गलत हो गया। राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ौती का पठार में सम्मिलित नहीं है, बताएं भाई। देखें बात करें कोटा है भाई, 12 है और झालावाड़ है, लेकिन दोस्तों दौसा जिला है इसमें शामिल नहीं है भाई। जो नहीं है वो बताना था, दौसा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, 1 नंबर इसका राइट है। जुरासिक युग की चट्टानें राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती हैं। जुरासिक युग की चट्टानें दोस्तों राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती हैं। देखें जयपुर टोंक में नहीं हुई, बांसवाड़ा डूंगरपुर में नहीं है, जैसलमेर और बाड़मेर की अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पर है जो ये चट्टानें पाई जाती हैं, जो जुरासिक युग की चट्टानें हैं, जैसलमेर और बाड़मेर। लूज शब्द से क्या तात्पर्य है, लूज शब्द से क्या तात्पर्य है, बताएं भाई। तो दोस्तों बात करेंगे थार मरुस्थल में चलने वाली हवाएं, नहीं भाई, धूल भरी एवं शुष्क हवाएं, तो बिल्कुल राइट है दोस्तों, धूल भरी एवं शुष्क हवाएं जो है लू कहलाती है। क्या भाई, लू कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में अवनालिका अपरदन की समस्या मुख्य होती है, बताएं भाई। राजस्थान के किस जिले में अवनालिका अपरदन की मुख्य जो समस्या है देखी जाती हैं, बताएं। तो बात करेंगे दोस्तों कोटा की, किसकी बात करेंगे भाई, कोटा की। तो कोटा के ऑप्शन अपना 4 नंबर का ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। अजमेर की जो है आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है। तो दोस्तों अजमेर के जो आना सागर झील है इस नदी इसमें किस नदी का पानी आता है। बांडी नदी का जो पानी है दोस्तों ये अजमेर के आना सागर झील में आता है भाई। किस नदी का पानी, तो बांडी नदी, बांडी नदी आप बताएंगे यहाँ पर, बांडी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील
के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों डीडवाना खारे पानी की है लेकिन सबसे बड़ी झील नहीं है। पचपदरा खारे पानी की है लेकिन बड़ी झील नहीं है। सांबर झील की अगर बात करें, सांबर झील तो ये है दोस्तों बिल्कुल सबसे बड़ी झील है सांबर झील खारे पानी की। निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना राजस्थान, पंजाब, हरियाणा राज्यों की संयुक्त परियोजना है? बताएं भाई। तो बात करेंगे दोस्तों व्यास परियोजना। जो व्यास परियोजना है ना, ये व्यास परियोजना, ये देखिए भाई, राजस्थान, याद कर लेना, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, ये हरियाणा, इन तीनों राज्यों की ये संयुक्त परियोजना है भाई। तीनों राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। कौन सी परियोजना? सिंचाई परियोजना, व्यास परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कुर्जा क्या है? तो दोस्तों कुर्जा है, बताएं भाई। एक पक्षी, तो बिल्कुल राइट है दोस्तों, कुर्जा एक पक्षी है। जो कुर्जा अगर अपने बात करें राजस्थान की, तो जोधपुर का, मतलब देखिए जोधपुर का एक गांव है भाई। क्या है? गांव है जिसका नाम है खींचन। यहाँ पर साइबेरियन कुर्जे जो सार्स है वो यहाँ पर आते हैं खींचन में, और ये खींचन कुर्जों के मतलब प्रजनन स्थली के रूप में इसको जाना जाता है, और जोधपुर का एक गांव है ये खींचन। राजस्थान के कौन से जिलों को मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना हेतु प्रारंभिक रूप में चिन्हित किया गया है? बताएं भाई। देखें, गंगानगर इसमें नहीं है भाई, भरतपुर नहीं है, दौसा नहीं है, ठीक है। कोटा है, बिल्कुल है भाई, कोटा है, भीलवाड़ा है और उदयपुर है। कोटा, भीलवाड़ा और उदयपुर को शामिल इसमें किया गया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर 2 है हमारा इस क्वेश्चन का, वो राइट है भाई। सबला, तो दोस्तों सबला लोहारिया खनन क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? बताएं भाई। तो सबला लोहारिया जो खनन क्षेत्र है ये निम्नलिखित में किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर की बात करेंगे, डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में ये आते हैं सबला लोहारिया खनन क्षेत्र। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है? राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है? बताएं भाई। तो बात करेंगे दोस्तों डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट की। किसकी? डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट की। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती हैं? बताएं भाई। तो बात करेंगे दोस्तों सतलज नदी की। सतलज नदी ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस क्वेश्चन का राइट है। इनकी सतलज नदियां जो भारत की नदियों में से जो हैं, हिमालय की सभी नदियों को ये हिमालय की सभी श्रेणियों को ये काटती हैं सतलज नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? बात करेंगे, देखिए गंगा नदी बिल्कुल बंगाल की खाड़ी में गिरती है भाई। ब्रह्मपुत्र भी है, गोदावरी है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र है, गोदावरी है, मां नदी ये भी है भाई, कृष्णा भी है, कावेरी भी है। तो लूणी नदी नहीं है यहाँ पर, नर्मदा, तापी नहीं। तो आप बात करेंगे 1 और 2 दोनों की। किसकी भाई? 1 और 2 दोनों की। देखिए गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी ये नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अगर यहाँ पर आपको बताते कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती हैं, क्वेश्चन को पूरा देखना, नहीं गिरती हैं वो बतानी है, तो आप क्या बताओगे भाई? ये जो नदियां ये तो नहीं गिरे, देखिए ये तो गिरती हैं दोनों, 1 और 2 दोनों, लेकिन आपका यहाँ पर क्वेश्चन है उसको पूरा देखना अपने को, ठीक है। तो अभी तो क्वेश्चन क्या रहा है, कौन सी नदियां गिर रही हैं, तो आप बात करेंगे दोस्तों 1 और 2 जो ऑप्शन है वो दोनों राइट है इस क्वेश्चन का। निम्न में से कौन सही सुमेलित है भाई? निम्न में से कौन सही सुमेलित हैं ये आपको यहाँ पर बताना भी। जो सही सुमेलित हैं वही बताना। एक तरफ तो झील है और दूसरी तरफ उसकी स्थिति है भाई, ठीक है। तो बात करेंगे ऑप्शन नंबर देखें, लोनार मध्य प्रदेश में नहीं है भाई, नक्की झील गुजरात में नहीं है, नक्की कोलेरू आंध्र प्रदेश में भाई, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में बिल्कुल राइट है, पुलिकट केरल में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा भाई, ऑप्शन नंबर 3। कायल क्या है दोस्तों? सॉरी, कयाल क्या है? कयाल क्या है बताएं भाई, कयाल क्या है?
तराई के मैदान नहीं है भाई, गंगा डेल्टा नहीं है भाई, दक्कन पठार की रेगल नहीं है भाई, ये भी केरल के लेगून, केरल के लेगून बिल्कुल दोस्तों, कयाल है जो कयाल, कयाल क्या है भाई, तो केरल के लेगून जो जिले हैं वो है कयाल। मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई, तो मानसून शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, अरबी भाषा से, बिल्कुल राइट है दोस्तों, अरबी भाषा से है जो मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। केंद्र सरकार ने हाल ही में रोहतांग टनल का नाम बदल कर रखा है, तो क्या कर दिया भाई, केंद्र सरकार ने ये रोहतांग टनल का नाम बदल कर क्या कर दिया बताएं। तो दोस्तों बात करेंगे अटल टनल, ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस क्वेश्चन का राइट है भाई। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे हर वर्ष मनाया जाता है, बताएं भाई। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे हर वर्ष कौन सी तारीख को मनाया जाता है, 14 दिसंबर की बात करते हैं, 14 दिसंबर। विश्व ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस, वर्ल्ड ओजोन डे हर वर्ष कब मनाया जाता है, बताएं भाई। तो बात करेंगे दोस्तों 16 दिसंबर की, कब भाई, 16 दिसंबर को। दोस्तों किस देश के, देखें किस देश के महान स्पिनर सन्नी रामादिन का निधन हुआ था, बताएं भाई। ये जो सन्नी रामादिन है, ये जो महान स्पिनर के रूप में इनको जाना जाता है, तो ये किस देश के थे भाई जिनका निधन हुआ है हाल ही में, बताएं भाई। तो बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर इनके, देखें स्पिनर जो थे ये इंग्लैंड के थे भाई, कहाँ के थे, इंग्लैंड के। देखिए पुरुषों की एटीपी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंचे हैं, ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन हो गया। देखें डैनियल की बात करेंगे यहाँ पर, डैनियल मेदवेदेव, ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस क्वेश्चन का राइट होगा, ये भी आप थोड़ा ध्यान में रख लेना। देखें एक तरफ तो आपको मतलब जो है सुमिलित करना है, इसको जो दे रखे हैं क्वेश्चन इनको सुमिलित करना है, तो हम बात करते हैं यहाँ पर सुमिलित क्वेश्चनों की। देखें भाई प्रशांत महासागर, तो दोस्तों प्रशांत महासागर ये है जावा ट्रेंच नहीं भी, यूरेशियन बेसिन नहीं, मैरियाना ट्रेस, तो बिल्कुल राइट है दोस्तों, प्रशांत महासागर है, मैरियाना ट्रेस ये इसका सुमिलित है। अंटार्कटिका जो है, अटलांटिक महासागर की अगर बात करें तो अटलांटिक महासागर है दोस्तों ये प्यूरोट्रिको ट्रेंच, ऑप्शन नंबर 4 नंबर का इसका राइट होगा। हिंद महासागर की बात करेंगे तो हिंद महासागर है जो दोस्तों यहाँ पर जावा ट्रेंच की बात करेंगे। आर्कटिक महासागर की है जो यूरेशियन बेसिन की बात करेंगे। तो देखें कौन सा होगा भाई, 3 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर और 2 नंबर, ये किस में है, देखें जो अपना राइट है 3, 4, 1, 2 नंबर में है भाई ये राइट, ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है वो आपको यहाँ पर बताना भाई। देखिए निपर की बात करें तो ये यूक्रेन में है, पो इटली में है, राइन जर्मनी में है, लेकिन ये रॉ स्पेन में नहीं है। तो जो सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 4 है जो हमारा यहाँ पर सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से कथन दक्षिण सूडान के लिए सही है, सही उत्तर चयन हेतु नीचे दिए गए कूट का उपयोग कीजिएगा, बताएं भाई। जो सही है सूडान के, दक्षिण सूडान के लिए सही है वो बताना अपने को। देखें तो बात करते हैं, ये एक स्थलावर्त देश है, तो दोस्तों बिल्कुल राइट है, दक्षिण सूडान है, ये एक स्थलावर्त देश है। इसकी राजधानी अक्कोबा में अवस्थित है, अक्कोबा में अवस्थित नहीं है। इसकी मुख्य नदी जो है वाइट जो है नील है, तो बिल्कुल राइट है दोस्तों, इसकी जो मुख्य नदी है वो है वाइट नील है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। इसका मुख्य धर्म इस्लाम है, तो ऐसा कोई सिस्टम यहाँ पर नहीं है। तो बात करेंगे 1 और 3 की, तो 1 और 3 है जो यहाँ पर राइट होगा, ऑप्शन नंबर 3 नंबर राइट है। निम्नलिखित में से किसे श्रवण द्वार का नगर कहा जाता है, बताइए। निम्नलिखित में से किसे श्रवण द्वार का नगर कहा जाता है,
तो बात करने की देखिए, पेरिस को नहीं भाई, एम्स्टर्डम को नहीं, मुंबई को नहीं, सैन फ्रांसिस्को। तो दोस्तों बिल्कुल राइट है, सैन फ्रांसिस्को को है जो स्वर्ण द्वार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित हैं? तो दोस्तों 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित हैं? प्रशांत महासागर में नहीं है भाई। बात करेंगे हिंद महासागर में, तो बिल्कुल राइट है दोस्तों, 90 ईस्ट रिज हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट ऑप्शन है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? बताएं भाई, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए, शेर के अवशेष हैं जो यहाँ पर प्राप्त नहीं हुए, घोड़ा के हुए, गाय के हुए और हाथी के हुए। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा जो यहाँ पर राइट है वो शेर है भाई। शेर के जो अवशेष हैं यहाँ पर प्राप्त नहीं हुए। आर्य शब्द इंगित करता है, तो दोस्तों आर्य शब्द क्या इंगित करता है? आर्य शब्द जो है दोस्तों ये इंगित करता है, क्या करता है भाई? देखिए, नरजाति समूह को नहीं, यायावरी जन को बिल्कुल नहीं भी, भाषा समूह को नहीं, श्रेष्ठ वंश को बिल्कुल राइट है दोस्तों। श्रेष्ठ वंश को जो है आर्य शब्द ये इंगित करता है, श्रेष्ठ वंश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिएगा। तो बात करते हैं अर्थवेद। तो दोस्तों अर्थवेद है ये औषधियों से संबंधित है। अर्थवेद किससे भाई? औषधियों से संबंधित है। 3 नंबर का हो जाएगा राइट। उसके बाद में बात करते हैं युग जो है ऋग्वेद। तो दोस्तों ऋग्वेद है ईश्वर महिमा से संबंधित है। किससे भाई? ईश्वर महिमा से है, तो 1 नंबर यहाँ पर कर देते हैं। यजुर्वेद की बात करते हैं दोस्तों, यजुर्वेद है बलिदान विधि से मतलब संबंधित है, बलिदान विधि। तो बात करते हैं 2 नंबर यहाँ पर करते हैं। सामवेद की बात करेंगे तो ये है संगीत से संबंधित है, तो ये बात करेंगे भाई। 3 1 2 4 3 1 2 4 3 3 1 2 और ये 4। ऑप्शन नंबर 1 हमारा देखें 3 1 2 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट हो जाएगा। यह 4 नंबर जो है नहीं लिखा था वो हमने लिख दिया, 3 1 2 4। हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था। दोस्तों हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन ऐसे फटाफट चल रहे हैं क्योंकि न आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो आप है ना क्वेश्चनों को ऐसे देखते जाइए और अपने आप में परखते जाइए। हुनों ने भारत पर दोस्तों आक्रमण किया था। तो बात करेंगे दोस्तों स्कंदगुप्त के शासन काल में। किसके भाई? स्कंदगुप्त के शासन काल में। हमारे पास ऐसा नहीं है कि हम वो ऐसे आपको ऐसे लंबे खींचते चले जाए और टाइम पास करते जाए, बस वो वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पर इस चैनल पर। शक विजेता किसे कहा जाता है? बताएं भाई, शक विजेता किसे जाना जाता है? तो बात करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय की। चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है। तो दोस्तों दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर है भाई? तो दोस्तों दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है ये है भाई माउंट आबू में। कहाँ है? माउंट आबू कहाँ है? तो माउंट आबू है आपका सिरोही में, सिरोही डिस्ट्रिक्ट में माउंट आबू। और इस मंदिर में यहाँ पर क्या है कि देखें, यहाँ पर दोस्तों 5 मंदिरों का यहाँ पर क्या है भाई? समूह है। 5 मंदिरों का समूह है यहाँ पर। और इन जो 5 मंदिरों को हैं यहाँ पर कर्नल जेम्स टोड ने ताजमहल से की थी भाई। इसकी तुलना है क्या भाई? ताजमहल, कर्नल जेम्स टोड ने इन मंदिरों की जो तुलना है, तुलना वो ताजमहल से की थी। किसने? कर्नल जेम्स टोड ने। पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं। तो दोस्तों पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है भाई? तो बात करनी की संदबरदाई। पृथ्वीराज रासो की जो रचना है, ये रचना दोस्तों संदबरदाई ने स्टार्ट की थी। इनकी शुरुआत इसने की थी, लेकिन मतलब ये इसको मतलब पूरा नहीं कर सके। और इस मतलब पूरा करने की अगर बात करें तो वो इसके मतलब संदबरदाई के बेटे थे जिसका नाम था जलहन। इस जलहन ने जो ये मतलब पूरी की थी इस पृथ्वीराज रासो को। कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य
पूर्ण स्वराज किसके द्वारा घोषित किया गया? तो बात करेंगे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। किसके द्वारा भाई? जवाहरलाल नेहरू। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ किया? बात करते हैं यहाँ पर दांडी यात्रा। जब ये दांडी यात्रा मतलब दांडी जो है यहाँ से मतलब ये आंदोलन स्टार्ट हुआ, ये आंदोलन यहाँ से होते ही इन्होंने यहाँ सविनय आंदोलन मतलब ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है यहाँ से प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर अपना राइट है, ऑप्शन नंबर 2। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, ये कथन किससे संबंधित है? शक्ति के विरुद्ध अधिकार की लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, ये कथन किससे संबंध है? बताएं भाई। तो बात करेंगे दोस्तों गांधी जी की दांडी यात्रा से। गांधी जी की दांडी यात्रा से, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है भाई। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सुमेलित कीजिए। इनको मतलब यहाँ से सुमेलित आपको यहाँ करना है। तो बात करेंगे दोस्तों, देखें विधि का शासन। तो विधि का शासन अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो विधि का शासन इंग्लैंड से मतलब संबंधित है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अगर बात करें तो ये हैं दोस्तों जापान से संबंधित हैं। कहाँ से भाई? जापान से संबंधित हैं। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, तो दोस्तों ये हैं जो कनाडा से संबंधित है भाई। कनाडा से विस्तृत अभिनिष्ट सूची की बात करेंगे, ये है ऑस्ट्रेलिया से संबंधित। तो देखें अपने कौन सा मतलब राइट किया, देखें 2, 3, 4 और 1 नंबर, ये अपना जो है राइट ऑप्शन है। न्यायिक जो है पुनर्विलोकन की व्यवस्था दोस्तों केवल भारत में है, केवल यूएसए में है, भारत और यूएस दोनों में है, या केवल यूके में है? बताएं भाई। तो ये न्यायिक पुनर्विलोकन की जो व्यवस्था है ये दोस्तों भारत और यूएसए में है। भारत और यूएसए में है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस क्वेश्चन का राइट है भाई। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? बताएं भाई। बात करते हैं दोस्तों कनाडा से संबंधित है। कहां से भाई? कनाडा से। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय लोकतंत्र की नहीं है? जो लोकतंत्र की विशेषता नहीं है भारतीय, उसको आपको बताना है। एक संविधान संगत सरकार है, बिल्कुल राइट है। लोकतांत्रिक सरकार, बिल्कुल राइट है। विधि का शासन यहाँ पर है। सत्तावादी सरकार यहाँ पर नहीं है। जो नहीं है वो अपनों को बताना है। तो 4 नंबर का ऑप्शन यहाँ पर भाई सही है। भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण है, तो दोस्तों भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण क्या है? इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं, ऐसी बात नहीं है। इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, नहीं। ये एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, नहीं। ये संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है, बिल्कुल राइट है दोस्तों। ये संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से किस से विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो बात करेंगे दोस्तों केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का जो है वितरण। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर राइट है, वितरण। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? बताएं भाई। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? तो बात करेंगे दोस्तों 30 डेसिबल। कितनी भाई? 30 डेसिबल। ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस क्वेश्चन का राइट है, 30 डेसिबल। यहाँ पर भी आपको मतलब सुमेलित करना है, तो सुमेलित बताना है। यहाँ पर देखें एक तरफ पृथ्वी है, तो पृथ्वी की यहाँ पर बात करते हैं अपन, तो भाई पृथ्वी का हो जाएगा। देखिए सतह से सतह तक जो प्रक्षेपात बिल्कुल ये होगा, और तो ये होगा 3 नंबर होगा इसमें। देखें ये है 1, ये 2, ये 3 और ये 4, इस प्रकार से। देखें त्रिशूल की अगर बात करते हैं दोस्तों, त्रिशूल ये सतह से वायु तक जो है ये मतलब दे रखे हैं आपके सामने, ठीक है।
पिनाका की बात करते हैं दोस्तों, पिनाका, तो ये पिनाका की जो है ये है बहुनाली रॉकेट प्रणाली है, बिल्कुल राइट है दोस्तों। और ये निशांत की बात करते हैं तो निशांत है युद्ध क्षेत्र के निरीक्षण हेतु दूर संचालित यान, बिल्कुल ये भी राइट है। तो अपना कौन सा ऑप्शन राइट होगा भाई? 3, 4, 1 और 2, 3, 4, 1 और 2 इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? तो दोस्तों हंसने वाली गैस के नाम से जानी जाती है, तो नाइट्रस ऑक्साइड की बात करेंगे अपन, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है, बताएं भाई। बात करेंगे दोस्तों तांबा की नहीं भाई, लोहा की नहीं, नाइट्रेट जो है नाइट्रेनियम, बिल्कुल दोस्तों राइट है, नाइट्रेनियम। अफीम प्राप्त किया जाता है, तो अफीम प्राप्त किया जाता है, बताएं भाई। तो अफीम दोस्तों बिना पके फल के ये लैक्टेक्स से जो है प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है भाई। विटामिन B12 प्रति अर्कता, बिल्कुल राइट है। विटामिन C2 दोस्तों प्रति स्कर्वी, बिल्कुल ये राइट नहीं है। जो सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है, ये सुमेलित यहाँ पर नहीं है। विटामिन D जो है बिल्कुल यहाँ पर है, जो बंधीयता रोधी, बिल्कुल राइट है। विटामिन K की बात करते हैं तो प्रति रक्त स्त्रावी कारक है, बिल्कुल ये भी राइट है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस क्वेश्चन का राइट होगा, जो सुमेलित नहीं है। पित्तपिंडी कहाँ पित्तपिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की सहती हैं, बताएं भाई। पित्तपिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की सहती हैं? मस्तिष्क, अंडाशय, अग्नाशय या फिर पलिया? बात करते हैं अंडाशय की। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित यहाँ पर नहीं है उसको बताना है। देखें, स्वप्रतिरक्षित रोग, यह है संधिवात, संधि शौच, बिल्कुल ये राइट है। और आनुवांशिक रोग, ये क्षय रोग, बिल्कुल नहीं है भाई। पामा रोग की बात करते सिचड़ी, बिल्कुल ये भी राइट है। मानसिक की बात जो मानसिक रोग है, मानसिक रोग ये है रोग मनो जो विदलता, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस क्वेश्चन का गलत ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर 2, जो सही सुमेलित नहीं है। मनुष्य के अंगों में से कौन एक हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्रभावी है, बताएं भाई। आंख, पहला ही ऑप्शन राइट है, आंख। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए एक तरफ आपको ऐसे दे रखा है, देखें सूची 1 औषध रसायन को, सूची 2 उनके प्रयोग से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दी गई कोड का प्रयोग करके सही उत्तर को आपको यहाँ पर सुनना है। तो बात करते हैं, देखिए एंट्रोपिन, तो दोस्तों एंट्रोपिन है ये तारा विस्फारक है, बिल्कुल राइट है दोस्तों। एंट्रोपिन तारा विस्फारक है। इतर की बात यहाँ पर करते हैं अपन, तो स्थानीय ये संज्ञाहरण है, बिल्कुल राइट है। नाइट्रोग्लिसरीन की बात यहाँ पर अपन करते हैं, तो ये है अपने हृदय की तकलीफ, बिल्कुल ये भी राइट है। देखें तो पायरेथ्रिन की बात कर जो अपन यहाँ पर करते हैं, तो मत्सर नियंत्रण। तो देखिए 3, 1, 2 और 4 इस प्रकार से ये राइट है। जैसे 1, 2, 3 ये 4 हो गए, तो 3, 1, 2, 4। फिर बात करते हैं कुछ मैथ के क्वेश्चनों की। तो एक्स और वाई एक ही बिंदु से शुरुआत करते हैं। एक्स पश्चिम की ओर 17 मीटर तथा 17 मीटर तक चलता है, फिर अपने दाहिनी ओर मुड़ जाता है और 13 मीटर तक चलता है। उसी समय वाई उत्तर की ओर 9 मीटर तक चलता है, फिर पूर्व की ओर मुड़ जाता है, 7 मीटर तक चलता है, फिर अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है और 4 मीटर तक और चलता है। एक्स की स्थिति में अब वाई कहाँ पर है, बताएं भाई। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको मतलब बता देता हूँ ऑप्शन, आप खुद इनको बल लगाना। अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप मेरे को कमेंट करके बताना भाई। तो बात करेंगे इसका जो सही ऑप्शन की 4 नंबर का ऑप्शन है 24 मीटर पूर्व। मन्नी कॉलेज से चलकर 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, फिर से
दाएं मुड़कर चलता है, अब उसका मुख किस दिशा में है, तो उसका मुख अब कौन सी दिशा में है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि पश्चिम दिशा में उसका मुख है, जो 25 दिशा में है, 25 में, ठीक है, पश्चिम की ओर वो उसका मुंह है जो है। कथन की बात करते हैं, देखिए कथन है कुछ छात्र बुद्धिमान है, अंकिता एक छात्रा है। निष्कर्ष की बात यहाँ पर करते हैं, तो देखिए निष्कर्ष क्या है भाई, कोई यहाँ पर निष्कर्ष यहाँ पर नहीं निकलता, केवल निष्कर्ष एक सही है, नहीं, कुछ छात्र मंद बुद्धि है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कुछ छात्र यहाँ बुद्धिमान है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ छात्र मंद बुद्धि हो गए, नहीं होगा भाई। अंकिता एक छात्र है तो अंकिता बुद्धिमान है, नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ी है एक छात्रा होगी तो बुद्धिमान ही होगी, कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर देखें केवल निष्कर्ष एक निकलता, नहीं निकलता, कोई निष्कर्ष यहाँ पर नहीं निकलेगा, तो ऑप्शन नंबर 4 अपना इस क्वेश्चन का राइट है भाई। दिए गए कथन में संदर्भ में कौन सा निष्कर्ष सही है। कथन है आपके सामने, किशोर बच्चों के विकास में टेलीविज़न का बहुत प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों जो बच्चे किशोर बच्चे हैं उनके विकास में टेलीविज़न का बहुत प्रभाव पड़ता है। निष्कर्ष यहाँ पर देख रखे हैं, टीवी देखने वाले बच्चों पर माता पिता को नियंत्रण रखना चाहिए। देखिए टीवी देखने वाले बच्चों पर माता पिता, यहाँ कौन सा निष्कर्ष सही है, जो सही है वो बता। देखिए टीवी देखने वाले बच्चों पर माता पिता को नियंत्रण रखना चाहिए, तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है भाई। किशोर बच्चों को टीवी के कार्यक्रम नहीं देखने चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। टीवी किशोर बच्चों की शैक्षिक प्रगति पर बुरा प्रभाव डालती है, नहीं। टीवी के कार्यक्रम बनाते समय बच्चों के शैक्षिक, विकासात्मक और नैतिक पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए, बिल्कुल राइट है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 की यहाँ पर बात करते हैं सही ऑप्शन के लिए, ऑप्शन नंबर 4 जो निष्कर्ष सही है। निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्गमूल एक परिमेय संख्या होगी, बताएं भाई, किस संख्या का वर्गमूल एक परिमेय संख्या होगी। तो बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 की। 1 से 160 तक की विषम संख्याओं का औसत निकाले भाई। 1 से 160 तक की विषम संख्याओं का औसत यहाँ पर आपको निकालना है। तो बात करेंगे दोस्तों 52, कितना आ जाएगा भाई 52। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यदि ए तथा बी 4:5, ए तथा बी देखिए 1 4:5 के अनुपात में है और उनके वर्गों का अंतर 81 है, कितना भाई 81 है, तो ए का मान आपको यहाँ पर बताना। तो ए का मान कितना होगा, तो दोस्तों ए का जो मान होगा वो होगा भाई 12, कितना का 12। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। यदि समबाहु त्रिभुज ए बी सी की परित्रिज्या 8 सेमी हो तो त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी, तो त्रिभुज की ऊंचाई होगी वो होगी भाई 12 सेमी, कितनी होगी भाई 12 सेमी। यदि ए का 30% बी के 40% में जोड़ दिया जाए तो वह बी का 80% हो जाता है, तदनुसार बी ए का कितने प्रतिशत है, तो बी ए का कितने प्रतिशत है, तो वो है 75%। ऑप्शन नंबर 4 अपना इस क्वेश्चन का राइट है। 3 वर्ष में किस वार्षिक ब्याज की दर से देय 9,900 रुपये के ऋण के निपटारे के लिए कितना, मतलब जो है यहाँ पर कितना, यानी कि 3,000 वार्षिक भुगतान करना होगा, बताएं भाई। 10%। ऑप्शन 2 अपना इस क्वेश्चन का राइट है, 10%। एक व्यक्ति 10 रुपये में 9 वस्तुओं की दर से पेंसिल खरीदता है और उन्हें 9 रुपये में 10 वस्तुओं की दर से बेच देता है, तो इस सौदे में उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो दोस्तों यहाँ पर उनको 125% की है जो यहाँ पर हानि उसको होती है। एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, उसकी गति मीटर सेकंड में कितनी होगी, 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 20, 30 तथा 60 दिनों में खत्म करते हैं, तो ए कितने दिनों में काम खत्म करेगा यदि बी तथा सी प्रत्येक तीसरे दिन काम में उसकी सहायता करेंगे। बात करेंगे दोस्तों 15 डेज। ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस क्वेश्चन का राइट होगा, 15 दिन। तो आपने यहाँ पर 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखा इस वीडियो में। 100 में से कितने क्वेश्चन आप राइट किए। यहाँ पर थोड़ा आज मैंने जल्दबाजी की है क्योंकि मैं थोड़ा यहाँ पर तेज़ चला हूँ किसी काम की वजह से। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।